जय हिंद दोस्तों। क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को कवर कर रहे थे हम लोग और अर्थ के इंटीरियर पर बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने बात की कि किस तरह से डायरेक्ट सोर्सेज के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं अर्थ के इंटीरियर को, फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात की और इसके बाद हमने अर्थक्वेक के बारे में बहुत डिटेल में समझा और उसका वो शुरुआत था। आज हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे अर्थक्वेक के वेव्स क्या होते हैं, शैडो जोन क्या होता है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है लोगों को, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई कर दूंगा कि काफ़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे और एंड में हम लोग खुद यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सवालों को करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट में कितनी अच्छी क्लैरिटी आई है। तो इसे समझने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा दूं कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक इज नथिंग बट द शेकिंग ऑफ द अर्थ, राइट। अर्थक्वेक क्या होता है कि अर्थ के शेकिंग कहलाती है। और इसके बाद हमने बात की कि अर्थ आखिर शेक क्यों करता है, राइट। तो हमने बात की थी कि जब फोल्ट होते हैं, जो कि प्लेट्स में जो फोल्ट होते हैं, उससे क्या होता है, जब वो टकराते हैं आपस में तो एनर्जी रिलीज करती है। इस वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलता है और जहां से ये एनर्जी रिलीज होती है वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाता है फोकस, और इसी के जस्ट एबव वाला जो पॉइंट होता है जो कि सतह पर होता है पृथ्वी के, वो कहलाता है एपिसेंटर, राइट। फोकस को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। हमने डिटेल से इस पर बात की है लास्ट के लेक्चर में और अभी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया सवाल, तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए, जहाँ से ओरिजिनेट होता है ज़मीन के अंदर की ये सतह है, तो यहाँ पे ये फोकस देखने को मिलता है और सारे अर्थ को एक लिथोस्फेयर में होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये फोकस से जनरेट होता है, इसी के जस्ट इज एबव वाला पोर्शन जो कि पृथ्वी की सतह पर है वो कहलाता है एपीसेंटर, राइट। और फोकस को क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ध्यान रखना आपको। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है फोकस। अभी रिसेंटली CDS 2022 वाला जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि बताइए फोकस को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना हाइपोसेंटर कहते हैं। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। पहले अल्फाबेटिकल अगर आप देखें तो पहले ई आता है, बाद में एच आता है, इसलिए ई ऊपर होगा और एच नीचे। दोस्तों अब बात करेंगे अर्थक्वेक वेव्स के ऊपर। बहुत आपको ध्यान से समझना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इसके बाद हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने बात की, सारे ही अर्थक्वेक लिथोस्फेयर में होते हैं। अभी लिथोस्फेयर अगर आपको नहीं पता तो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे ही डेफिनेटली, बट मैं आपको बता दूं कि लिथोस्फेयर अगर आप लेयर वाइज चलेंगे तो ये आपको पहली लेयर देखने को मिलेगी और हालांकि अभी हम लोग लेयर के बारे में पढ़ेंगे ही डेफिनेटली। तो लिथोस्फेयर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि लिथोस्फेयर क्या है। बेसिकली ये 200 किलोमीटर तक की डेप्थ आएगी अर्थ के सरफेस। मान लीजिए अर्थ का सरफेस यहाँ से 200 किलोमीटर अंदर तक लिथोस्फेयर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हमने बात की थी कि जो अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं इसे रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं और मैंने आपको दो इंस्ट्रूमेंट भी बताए थे, पहला रिक्टर स्केल और दूसरा बताया था मैंने आपको मर्केली स्केल। मर्केली स्केल बेसिकली इंटेंसिटी बताता है कि कितनी तीव्रता आई है ना, और रिक्टर स्केल बेसिकली उसका दायरा बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, राइट। तो मैंने जैसे इसका एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मान लीजिए मर्केली स्केल में बहुत ज़्यादा तीव्रता देखी गई तो इसका मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, राइट। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो वाइड एरिया को कवर करेगा। बहुत सिंपल, बहुत ईजी है और दोनों ही बेसिकली अर्थक्वेक के वेव्स को कैलकुलेट करने के लिए, नापने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वेव्स के ऊपर। तो बेसिकली जो भी अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। ये दो बात आपको पहले बहुत आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि जो अर्थक्वेक के वेव्स हैं वो बॉडी वेव्स होते हैं, सरफेस वेव होते हैं। बॉडी वेव में फर्दर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव का, और बस इतना ही बस आपको समझना है। इसके बाद सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं अभी बहुत अच्छे से प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का अंतर बता दूंगा। अच्छा, तो बॉडी वेव कैसे होता है जनरेट, तो ऑफकोर्स यहाँ पे फोकस से एनर्जी जनरेट होगी और इसके कारण बॉडी वेव जनरेट होगा। और बॉडी वेव्स क्या है, चारों डायरेक्शन में, सारे ही डायरेक्शन में यहाँ पे अर्थ की बॉडी में मूव करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ता है बॉडी वेव्स। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि जो इनकी वेलोसिटी होती है वेव्स किसी ना किसी वेलोसिटी से तो मूव करेंगे, ऑब्वियसली बहुत हाई वेलोसिटी होगी। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये वेरी करती है, चेंज करती है, डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा मिल रहा है। अगर ज़्यादा डेंसर मटेरियल मिलेगा तो ऑफकोर्स वो हाई वेलोसिटी दिखाएंगी, है ना। और अगर ज़्यादा हैवी, यहाँ पे ज़्यादा इस तरह का मटेरियल देखने को मिलेगा जिनसे पैसेज काफ़ी डिफिकल्ट हो, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर वेलोसिटी घट जाएगी। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने बात की कि अर्थक्वेक के जो वेव्स हैं वो दो तरह के देखने को मिलते हैं, बॉडी और सरफेस। बॉडी वेव के अंदर आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, फर्दर प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। तो प्राइमरी वेव जिसे पी वेव्स कहते हैं, ये सबसे फास्ट मूव करती है और सबसे पहले पहुंचती है सरफेस पर, ठीक है, इसलिए इसे प्राइमरी वेव कहा जाता है। और ये साउंड वेव की तरह सिमिलर होती है। साउंड वेव आपको पता है ना, साउंड वेव का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इस तरह की होती हैं,
ये देखिए, ये है लॉन्गिट्यूडनल और ये है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरह की होती है और इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन देखने को मिलता है। जहाँ पे जो वेव्स के पार्टिकल है वो पास पास आ जाते हैं तो कंप्रेशन कहलाता है, और जहाँ थोड़े दूर दूर हो जाते हैं तो वो एक्सपेंशन कहलाता है, राइट। और ये जैसा कि मैंने बताया, ये साउंड वेव्स की प्रॉपर्टी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसलिए हमारे कानों को ये सुनाई देती है, राइट। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ये ऊपर नीचे वाला पोजिशन, तो ये अभी हमको नहीं समझना, ये मैं साइंस में तो बताऊंगा ही, बट अभी आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ना ये आपको ये बताएगा, जैसे अभी मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करूँ तो ये वेव के डायरेक्शन के साथ मूव करती है। इसका फायदा ये होता है कि कोई भी हो सामने, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये मूव करेगी ही करेगी, राइट। ये है लॉन्गिट्यूडनल की बात। तो यही रीज़न है, इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल वेव होने के कारण यही रीज़न है कि ये सॉलिड में, लिक्विड में और किसी भी तरह का मटेरियल हो, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों तरीके में पी वेव मूव करती है। अभी आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम लोग सब कुछ रिकॉल करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, बस आपको एंड तक बने रहना है, बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमने बात की सेकेंडरी वेव की, जो कि एस वेव कहलाती है। ये थोड़ी देर बाद पहुँचती है, राइट। और इसके जो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे खास बात, कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल कर पाती है। तो ये हमने ना स्टडी के पर्पज से इसे क्लासीफाई कर दिया है। तो अभी मैं दोबारा आपको बता दूं, देखिए वेव्स की हमने बात की तो दो तरह की हमने बात की, पहला बॉडी, दूसरा सरफेस। बॉडी वेव में पहली प्राइमरी वेव हमने देखी, उसके बाद सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव की क्या खास बात है कि ये साउंड वेव की तरह होती है, राइट, साउंड वेव की तरह, इसलिए ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मूव कर लेती है। लेकिन सेकेंडरी वेव जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव कर पाती है। एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड। एग्जाम के टाइम पे यही चीज़ें याद आएंगी, ठीक है, कंफ्यूजन क्योंकि एग्जाम के टाइम में बढ़ जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि ये बाद में पहुंचती है प्राइमरी वेव के बाद, इसलिए सेकेंडरी वेव कहलाती है, ठीक है। ये इसके नाम के पीछे का रीज़न है। और देखिए ये ना सेकेंडरी वेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब हम लोग अभी शैडो जोन की बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इनफैक्ट अर्थ के अंदर चीज़ें किस तरह से, हमारा कोर लिक्विड है या सॉलिड है और बाकी चीज़ें लिक्विड है या सॉलिड है, इन प्रॉपर्टीज़ को समझने में हमें ये मदद करेगा अर्थक्वेक के वेव्स। अभी देखेंगे हम लोग शैडो जोन के टाइम पे, ठीक है। तो ये सरफेस वेव, उसके बाद तो हमने सबसे पहले बात की बॉडी वेव की। बॉडी वेव में हमने प्राइमरी भी देख लिया, सेकेंडरी भी देख लिया। प्राइमरी हमने बात की सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मूव करेंगे, और सेकेंडरी सिर्फ सॉलिड में मूव करेगी। तो एक कैटेगरी और बची हुई हमारी सरफेस वेव की। ये जो सरफेस वेव है ना, ये सबसे लास्ट में पहुंचेगी, सबसे लास्ट में पहुंचेगी, इसलिए इट इज़ द लास्ट टाइप ऑफ वेव्स जो कि सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ऑफ कोर्स ये लास्ट में पहुंचेगी, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होगी, और मतलब जो रॉक वगैरह डिस्प्लेस करने का काम हो गया या स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, इन्हें भी ये कोलैप्स करवा देगी, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब दोस्तों प्रोपेगेशन को समझते हैं कि इनका जो प्रोपेगेशन है, आगमन है, वो होता कैसे है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव डिफरेंट मैनर में ट्रेवल करती है। तो जैसा हमने बात की भी की, जो पी वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ही ये होता है कि वो अब वेव के डायरेक्शन में मूव करेंगी, राइट। ये जो वेव है ना, ये वेव के डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं, जो वेव्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। तो यही रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि पी वेव्स जो है वो वाइब्रेट करती हैं पैरेलल डायरेक्शन में वेव के, ठीक है। इससे क्या होता है, मटेरियल पे प्रेशर पड़ता है। और एस वेव जैसा कि मैंने बताया कि ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है बल्कि ट्रांसवर्स है, इसलिए आपको इस तरह से क्रैश ट्रफ देखने को मिलेगा। और ये बहुत ऑब्वियस रीज़न है कि जो एस वेव है, जो कि सेकेंडरी वेव है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मूव करेगी बताइए, सॉलिड में। ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये बातें क्लियर हो जाए कि प्राइमरी का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि ये साउंड वेव्स की तरह है, और सेकेंडरी वेव्स का मतलब है कि केवल सॉलिड, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सॉलिड। क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड वेव है, ये जो है वो ट्रांसफर वेव को दिखाती है, इसलिए क्रैश ट्रफ वाला मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हमने पी वेव की बात तो बहुत अच्छे से कर ली कि जो वेव की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये वेव मूव करी है, लेकिन एस वेव के साथ ऐसा नहीं है। एस वेव क्या है, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करी। देखिए ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वेव की डायरेक्शन तो इधर है ना, बट ये इधर जाने की बजाय ऊपर नीचे जा रही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर मूव कर रही है, ठीक है। बहुत अच्छे से ये क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं शैडो जोन की। बहुत अच्छे से आपको ये समझना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है एपी सेंटर, राइट। एपी सेंटर हमें पता है कि एपी सेंटर वो पोजीशन होती है सरफेस की जहाँ पे सबसे पहले अर्थ वेव डिटेक्ट होती हैं, और ये अब आप कह लें कि बिल्कुल जहाँ से फोकस होता है उसका ये परपेंडिकुलर पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस पे, राइट। तो यहाँ पे एपी सेंटर है, और यहाँ से आप देख सकते हैं पी वेव ट्रेवल थ्रू होल अर्थ एंड आर डिटेक्टेड ऑन ऑल पार्ट ऑफ क्रस्ट। क्यों? क्योंकि पी वेव की हमने बात की है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो साउंड वेव की तरह होती हैं, इसलिए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मूव करती हैं, और यही कारण है कि क्रस्ट के सभी पार्ट में ये डिटेक्ट होती हैं।
तो सभी पाथ में अगर ये डिटेक्ट होती हैं, इसका मतलब ये तो पूरे पूरे अर्थ में ही इनका इफेक्ट देखने को मिलना चाहिए, पूरे अर्थ में ये मूव करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे जैसे 105 से लेकर 145 डिग्री के बीच पी वेव का शैडो जोन होता है। शैडो जोन का मतलब कि वहां पे पी वेव नहीं मूव कर पाती, राइट, छाया क्षेत्र, शैडो जोन। तो ये जो पी वेव का शैडो जोन है 105 से लेकर 145 डिग्री तक, ये क्यों होता है? ऑब्वियस क्वेश्चन ये है और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जब पी वेव हर प्रकार के पार्टिकल से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर चीज़ों से मूव कर सकती है, तो फिर ये 105 से 145 डिग्री के बीच क्यों देखने को नहीं मिलती? तो इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए आपको बहुत हल्का पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए क्या होता है, पी जो अर्थक्वेक की वेव्स है ना, वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती। यहाँ से यह स्ट्रेट चलना शुरू करती है, लेकिन आगे चल के बेंड होने लगती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, ये बेंड करती क्यों है? तो बहुत सिंपल रीज़न है। देखिए, क्या अर्थ के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो अर्थ के सरफेस के अंदर की जो चीज़ें हैं, वो क्या हर बिल्कुल उनका जो नेचर है वो सेम है? बिल्कुल नहीं। कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड है। अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पे सॉलिड है, कहाँ लिक्विड है, कहाँ सेमी लिक्विड है, बट अभी आपको ये समझना है। तो इस वजह से क्या होता है कि अर्थ के जो मेंटल में जैसे जैसे वेव ट्रेवल करती हैं, मेंटल में ज़्यादा डीपर जाती हैं, तो ये बेंड करने लगती है, राइट। बेंड का मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्ट करने लगती है। रिफ्रैक्शन का मतलब आपको पता होगा, जब दो मीडियम में मीडियम चेंज होता है तो हल्का बेंड कर जाती है, वही रिफ्रैक्शन कहलाती है। तो इसी तरह का यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ये जो बेंड करने लगती है, और जितना डीपर यहाँ पे वेव जाएगी मेंटल में, उतना ही ज़्यादा वेव रिफ्रैक्ट करने लगती है। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, और यही रीज़न है कि अभी हमने देखा कि 105 से लेकर 145 डिग्री तक पी वेव देखने को नहीं मिलती। आई होप ये रीज़न आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन बहुत छोटा एरिया है ऑब्वियसली, क्योंकि पी वेव ऐसा तो नहीं है कि मतलब हर जगह पे मूव नहीं कर पाएगी, बस इतना ही इसका शैडो जोन देखने को मिलता है, ठीक है, सेकेंडरी के मुकाबले। अब देखिए सेकेंडरी वेव्स की बात करें, ये दोनों बॉडी वेव्स के ही टाइप हैं। आपको याद होगा, अभी मैंने बताया कि अर्थक्वेक वेव दो तरह की होती है, बॉडी और सरफेस। बॉडी वेव दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहीं पे हम लोग बात करें अगर सेकेंडरी वेव्स की, तो सेकेंडरी वेव्स अर्थ के मेंटल में ही सिर्फ ट्रेवल कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है और मेंटल सॉलिड है। समझ रहे हैं आप बात? तो इस वजह से अभी हालांकि हम लोग देखेंगे क्या सॉलिड है क्या लिक्विड, तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल तो आपको ये समझना है कि एस वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द मेंटल ऑफ द अर्थ, दैट्स वाई बिकॉज इट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। ओके, तो ये इसके पीछे का रीज़न है। और यहाँ से अगर आप देखें तो बस इतना ही आपको सेकेंडरी वेव देखने को मिलेगा। ये पूरा रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शैडो जोन है। किसका शैडो जोन है? सेकेंडरी का। प्राइमरी का तो हमने देखा, बस ये वाला पोर्शन ही था ना, बस ये वाला 105 से 45 तक। लेकिन सेकेंडरी का ये पूरा शैडो जोन है, राइट। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बहुत लिमिटेड है, ये बस सॉलिड में मूव कर पाती है। तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है? इससे ये सीखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो मेंटल है वो सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि यहाँ से एस वेव ट्रेवल कर जा रही है, इसलिए सॉलिड है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड में मूव कर पाती है, और जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। क्यों आउटर कोर लिक्विड है? क्योंकि आउटर कोर पैसेज दे ही नहीं रहा सेकेंड वेव को, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट कर जा रही है, आप कह लें रिफ्रैक्ट कर जा रही है। तो रिफ्रैक्ट होने के कारण ही क्या हो रहा है, ये इसका इतना दूर तक का शैडो जोन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे सेकेंडरी वेव अकर नहीं करती। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। आपके माइंड में ये भी बात समझ में आपको काफी अच्छे से आ गई होगी कि प्राइमरी वेव का दायरा छोटा है, प्राइमरी वेव के शैडो जोन का, लेकिन सेकेंडरी वेव का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया ही इनका शैडो जोन हो जा रहा है। लेकिन हमने देखा प्राइमरी वेव में बस इतना एरिया ही था। ये एनसीईआरटी की इमेज है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर रखा है कि यहाँ पे डायरेक्ट पी वेव्स नहीं देखने को मिलती इस वाले में, तो इसलिए ये पी वेव का शैडो जोन, और यहाँ पे ये सेकेंडरी वेव्स का शैडो जोन होगा, यानी एस वेव्स का। ये देखिए अलग से इन्होंने ड्रॉ कर दिया है, कहाँ से कहाँ तक, ये वाला पूरा पोर्शन, ये 105 से लेकर 105 तक। तो आपने देखा यहाँ पे, आप इमेज को ध्यान से समझिए कि पी वेव का शैडो जोन है सिर्फ 105 से 145 तक, ओके, ये वाला। लेकिन अगर आप सेकेंडरी वेव देखें तो यहाँ पे भी सेकेंडरी वेव रिसीव नहीं होती, ठीक है, इस वाले पूरे एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। तो किसका एरिया बड़ा है? किस शैडो जोन का? एस वेव्स, यानी सेकेंडरी वेव्स के शैडो जोन का। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे तो पढ़ने की खास जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं शैडो जोन के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे अर्थक्वेक के वेव देखने को नहीं मिलते, और इन एरियाज को शैडो जोन कहा जाता है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। और ये डिग्री वगैरह की बातें कर रहे हैं कि किस तरह से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक शैडो जोन देखने को मिलता है, दोनों तरह के वेव का ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही है। लेकिन अगर आप देखें तो 105 से 145 तक प्राइमरी वेव्स का मेन एरिया माना जाए, क्योंकि इसके बाद प्राइमरी वेव देखने को मिलेंगी, लेकिन सेकेंडरी वेव नहीं
देखने को मिलेंगी। तो जब भी आपको इस तरह का डाउट आए ना, तो आपको बस इमेज रेफर करना है, आपके माइंड में ये चीज़ें दोबारा रिकॉल हो जाएंगी कि ये वाला बस एरिया प्राइमरी का है और ये पूरा का पूरा एरिया शैडो जोन है, यानी यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी वेव देखने को नहीं मिलेगा। और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने बता दिया। हालांकि हम लोग देखेंगे जब इनके प्रॉपर्टीज़ को, तो और भी अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि जो अर्थ के अलग अलग जो लेयर्स हैं उनमें अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ वाले मटेरियल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अर्थक्वेक के मेजरिंग पर मैंने लास्ट के लेक्चर में बात कर ली है, तो आप उसी लेक्चर को रेफर कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे। रिक्टर स्केल और मर्केरी स्केल को काफ़ी अच्छे से समझा था, राइट। तो मैंने आपको बता दिया था मैग्नीट्यूड होता है एनर्जी, कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उस बात पर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन जो मर्केरी स्केल है वो इंटेंसिटी बताता है कि कितनी तीव्रता आएगी, है ना। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और इसके बाद हमने बात की थी कि अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या होता है, कि अर्थक्वेक एक नेचुरल हैजार्ड है और बहुत सारे यहाँ पे नुकसान देखने को मिलते हैं, राइट। जैसे अगर आप देखें तो ग्राउंड शेकिंग होना, डेफिनेटली ग्राउंड सेटलमेंट डिफरेंशियल होना, लैंड एंड मड स्लाइड भी देखने को मिलता है। और सुनामी वगैरह भी, देखिए सुनामी भी अर्थक्वेक का ही इफेक्ट है, क्योंकि समुद्र वाले एरियाज में जब आती है तो ये सुनामी को जनरेट करता है, जो कि एक जैपनीज वर्ड है। और इस तरह से बहुत सारे जो एसोसिएटेड, जैसे ग्राउंड लर्चिंग हो गई। इसके बाद देखिए एवेलेंचेस, जो भूस्खलन होता है, ये चीज़ें भी अर्थक्वेक का पार्ट है। दोस्तों देखिए, जो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें कि कितनी ज़्यादा अर्थक्वेक आती है या कम आती है, तो यहाँ पे देखिए हाई मैग्नीट्यूड वाला कम देखने को मिलता है, राइट। अभी जैसे अगर मैं रिक्टर स्केल के थ्रू बात करूँ तो 1 और 2 वाला बहुत अक्सर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है। और इनफैक्ट अभी भी बहुत कम मात्रा में अर्थक्वेक देखने को मिल रहा होगा, बहुत कम, इतना कम कि हम लोग ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब 3-4 से ज़्यादा का होने लगता है रिक्टर स्केल में, तब हमें पता चलने लगता है कि हाँ, भूकंप आना स्टार्ट हो गया, राइट। और इस तरह से मेजर शॉक्स में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और ये बातें मैंने आपको बता भी दी कि 8+ अर्थक्वेक बहुत रेयर है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, राइट। और इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आना बहुत कम देखने को मिलेगा, 1-2 सालों में कभी एक आध बार देखने को मिलेगा, और बहुत कम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है। फिलहाल अभी हम लोग अर्थक्वेक से आए हुए सवाल करेंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है शैडो जोन को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता था लोगों को। एक और टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, सुनामी, तो बहुत कम बताया गया और ये बहुत छोटा टॉपिक भी है, इस पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। सुनामी क्या होता है, जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ, राइट। तो ये सुनामी होती है। दोस्तों लास्ट के लेक्चर में भी हमने बहुत सारे सवाल किए थे अर्थक्वेक के ऊपर, जो कि सिविल सर्विसेज में हमने देखा कि लगातार पूछे गए 2 सालों में एक ही पैटर्न का सवाल, और जैसे सवाल का जो स्टेटमेंट था वो डायरेक्टली रिपीट किया गया था। तो वो उन सारे क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ साइड में या ऊपर में आप देख सकते हैं कि किस पेपर में ये पूछा गया है। ये सीरियस 2010 का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है अर्थक्वेक एपिसेंटर क्या है। तो मतलब मत पूछिए ये कितनी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अभी रिसेंटली हम लोग क्वेश्चन देखे तो अभी रिसेंटली भी ये पूछा गया, सीडीएस 2021 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, एनडीए में पूछा गया, अभी सीडीएस 2 2021 में सवाल आया। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो सीडीएस 2 2021 में आया, 2016 में। ये क्वेश्चन देखिए अभी रिसेंटली पूछा गया सीडीएस 2 2022 में। सवाल क्या था, पूछा जा रहा था कि बताइए फोकस के बदले में कौन सा टर्म यूज किया जाता है। तो मैंने बहुत बार बता दिया है, राइट। दोबारा देख लीजिए। ये देखिए, ये होता है फोकस, जिसे हाइपोसेंटर कहा जाता है, और ये होता है एपीसेंटर। एपीसेंटर अर्थ के सरफेस पे होता है। मैं ये चीज़ बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसकी मैंने ट्रिक भी बता दी आपको याद रखने की, कि जो सरफेस वाला पॉइंट है वो ई है, और जहाँ से फोकस, जहाँ से अर्थ को एक ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से एनर्जी निकल रही है, वो फोकस कहलाता है या फिर हाइपोसेंटर। तो ई और एच में ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, फिर एच आता है, यानी ऊपर से नीचे अगर आप चलेंगे तो ई पहले आएगा फिर एच। तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, हाइपोसेंटर या एपीसेंटर? डेफिनेटली हाइपोसेंटर। ठीक है, आंसर ए है, क्योंकि यहाँ पे फोकस के बदले पूछा जा रहा है, तो फोकस को हाइपोसेंटर कहते हैं, क्योंकि एपीसेंटर तो उसका सरफेस वाला पॉइंट हो गया ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, खुद रिपीटेड क्वेश्चन है, सीडीएस का ही। पूछा जा रहा है अर्थक्वेक का एपीसेंटर क्या होता है। वैसा पॉइंट जहाँ से सिस्मोग्राफ को लोकेट किया जाता है। पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द मूवमेंट अलोंग द फोल्ट अकर, यानी एक ऐसा पॉइंट अर्थ में जहाँ से मूवमेंट अकर करती है फोल्ट में। तीसरे में कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेट सेंटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड अर्थक्वेक, और चौथे में कहा जा रहा है पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव वेयर द रैप्चर अलोंग द फोल्ट जोन अकर्स। डेफिनेटली आंसर आएगा डी, यानी वे एक ऐसा पॉइंट जो कि डायरेक्टली एबव है। किसके डायरेक्टली एबव है? फोकस के। रप्चर अलोंग द फोल्ट जोन, यहाँ पे फोकस को ही कहा जा रहा है। तो ये फोकस है, मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसके जस्ट डायरेक्टली एबव वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? एपी सेंटर। फोकस को क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है प्राइमरी वेव्स के बारे में बताइए कौन सी बात सही नहीं है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, आप वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश जरूर करें, इसके बाद एक्सप्लेनेशन को समझें। तो प्राइमरी वेव के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ओके, पहले में कहा जा रहा है ये साउंड वेव के सिमिलर है। दूसरे में कहा जा रहा है ये सॉलिड मटेरियल्स के थ्रू ही ओनली ट्रेवल कर सकते हैं। तीसरे में कहा जा रहा है गैसियस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में ट्रेवल कर सकते हैं। चौथे में कहा जा रहा है ये फास्ट मूव करते हैं और इस वजह से ये सरफेस में सबसे पहले पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसे आप आंसर करिए। तो देखिए नॉट करेक्ट पूछा गया है, राइट। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव में हमने बात की दो तरह के होते हैं, पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी वेव्स क्या होती है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में मूव कर सकती है, क्योंकि ये साउंड वेव की तरह होती है। साउंड वेव की तरह मतलब लॉन्गिट्यूडिनल। और सेकेंडरी वेव की हमने बात की कि ये लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होते बल्कि ट्रांसवर्स होते हैं, इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल कर पाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हमने ये इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की कि ये साउंड वेव की तरह होते हैं। ये केवल सॉलिड नहीं, साउंड वेव की तरह जब ये होते हैं तो ये केवल सॉलिड में कैसे ट्रेवल कर सकते हैं? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में ट्रेवल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये फास्ट मूव करते हैं, बिल्कुल फास्ट मूव करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया, क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। तो आंसर आएगा डेफिनेटली, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये ओनली नहीं बल्कि ये तीनों में ही मूव कर सकते हैं। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आपको तुरंत ही दो ऑप्शन हटा देने हैं। क्यों हटा देने? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले में सेकंड में कहा जा रहा है कि ये केवल सॉलिड में मूव करते हैं, और तीसरे में कहा जा रहा है गैसियस, लिक्विड, सॉलिड दोनों में, तीनों में मूव करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, तो जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा तो या तो आंसर बी होगा या तो सी, राइट। क्योंकि दोनों बातें तो एक साथ सही नहीं हो सकती। इस वजह से ये मैं स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, एग्जाम के अंदर ये आपको अप्लाई करनी है। वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, बिकॉज ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही मूव कर सकते हैं। तो आंसर क्या आया फिर? ऑप्शन बी। ये सवाल सीरियस 2017 में पूछा गया। कहा जा रहा है सुनामी क्या है? अंडर सी अकरेंस है अर्थक्वेक की। तो मैंने बताया ना आपको, समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक आती है तो सुनामी को जनरेट करती है। हाँ, लेकिन ये बात है इसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं 7.5 होती है रिक्टर स्केल में, बेसिकली मैग्नीट्यूड। ओके, तीव्रता तो थोड़ी अलग बात है। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी बात सही नहीं है। पहले में कहा जा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग वेव्स को जनरेट करती है। ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग वेव को जनरेट करेगी, तभी तो इतनी भयंकर तबाही देखने को मिलेगी। दूसरे में कहा जा रहा है पैसिफिक कोस्ट आर मोस्ट वल्नरेबल टू सुनामी वेव, यानी पैसिफिक कोस्ट में ज़्यादा चांसेस हैं सुनामी वेव के आने के। तीसरे में कहा जा रहा है कि सुनामी वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाई एनर्जी टाइडल वेव या फिर सिस्मिक सी वेव। और चौथे में कहा जा रहा है सुनामी एक लैटिन वर्ड है। सुनामी लैटिन नहीं, जैपनीज वर्ड है। बाकी सारी बातें सही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वेव होती हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है पैसिफिक कोस्ट, और ये हाई एनर्जी टाइडल को भी जनरेट करती हैं। अगला सवाल देखिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, यानी जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होती है, जहां से उनकी एनर्जी जनरेट होना शुरू होती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, या सीस्मिक वेव कहते हैं? तो उसे फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। एपी सेंटर नहीं, एपी सेंटर क्या होता है? फोकस के जस्ट एबव वाला पॉइंट होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। आप देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज कर करके पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, सीरियस 2021 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ज़्यादा रिस्क में रहेगा अर्थक्वेक हजार्ड जोन के स्पेसिफिक एरिया में, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेसिफाई किया गया। ऑप्शन है हमारे पास सिकंदराबाद में शाहजी, इंदौर में रणबीर, पिथौरागढ़ में मालती, या फिर भुवनेश्वर में मैत्री। तो हमें पता है सिकंदराबाद सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, इंदौर एमपी, भुवनेश्वर ओडिशा में, और पिथौरागढ़ हिमाचल वाले रीजन में। और ये सीस्मिक जोन के बारे में भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, राइट, कि ये जो जोन क्लासिफाई किए गए हैं 5 तरह के, इनमें आप देखें तो जोन 2 जो है वो लोअर रिस्क जोन है, उसके बाद मॉडरेट रिस्क का देखने को मिलेगा, फिर हाई रिस्क जोन, और जोन 5 तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क जोन होता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसके बाद ये हिमाचल वाले कुछ रीजन, तो इन रीजन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, इसलिए हिमाचल वाला रीजन मोर प्रोन है बाकी जगहों के मुकाबले, क्योंकि बाकी तो हमारे मेडिवल ये जो हमारे सेंटर वाले रीजन्स हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? मालती एट पिथौरागढ़। इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए लोकेशन की कौन कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरियस 2021 का ही। तो आप देख सकते हैं कितनी बार अर्थक्वेक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
कहा जा रहा है द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कोज्ड बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो अर्थक्वेक की डैमेज देखने को मिलती है उसका प्रभाव किस चीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, राइट। अब पहले में कहा जा रहा है अर्थक्वेक के स्ट्रेंथ के कारण, दूसरे में पॉपुलेशन डेंसिटी, तीसरे में बिल्डिंग किस टाइप का है उस पर, चौथे में क्लाइमेट। तो देखिए क्लाइमेट जैसा भी हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो एक इंटरनल एक्टिविटी है ना ये अर्थक्वेक, तो क्लाइमेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बिल्डिंग कमजोर रही तो डेफिनेटली अर्थक्वेक का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंस पर बात की जा रही है, इसे समझिए। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो आप समझ सकते हैं जिन जगहों पे ज़्यादा लोग हैं कम लोगों के मुकाबले, तो वहाँ पे भी अर्थक्वेक का जो खतरा, जो इम्पैक्ट निकल करके आएगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। इस तरह से अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली डिपेंड करती है, कम स्ट्रेंथ का आएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, राइट। लेकिन क्लाइमेट से फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला सवाल देखिए, ये सीरीज 2016 का है। अर्थक्वेक के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है ना, हाँ करेक्ट वाला बताना है। अर्थक्वेक लार्जली अकर करता है कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में, ठीक है। दूसरे में कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहलाता है। तीसरे में कहा जा रहा है जो इंटेंसिटी अर्थक्वेक की होती है वो एपी सेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी तीव्रता भी घटती जाती है अर्थक्वेक की। चौथे में कहा जा रहा है कि एपी सेंटर जो अर्थक्वेक का होता है वो ऑलवेज कॉन्टिनेंट में ही होता है। ऐसे कोई बात नहीं है, ऑलवेज कॉन्टिनेंट में क्यों होगा, क्या अर्थक्वेक समुद्र के नीचे, सी के नीचे जनरेट नहीं हो सकती, हो सकती है। तो उस टाइम पे तो उसका जो पॉइंट एबव पॉइंट बनेगा वो तो सी पे बन जाएगा ना, तो इसलिए फोर्थ बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन एक ही ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, बाकी के पढ़ लेते हैं। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, हमें पता है कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री आपस में टकराएंगी तो अर्थक्वेक जनरेट होगा। दूसरे में कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन उसे फोकस कहते हैं, बिल्कुल बहुत बार हमने चर्चा की इस पर। और तीसरे में कहा जा रहा है अर्थक्वेक घटती जाएगी, तो डेफिनेटली ये हमारा अगर एपी सेंटर है, यहाँ से अगर आप दूर जाते जाओगे तो इसकी इंटेंसिटी भी घट जाएगी। तो तीनों बातें यहाँ पे सही है। तो देख रहे हैं जब आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन करना कितना आसान होता है। अभी ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया एनडीए में और आई थिंक ये बेस्ट क्वेश्चन होगा हमारी सीरीज का। पूछा जा रहा है कि अर्थक्वेक वेव्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट। पहले में कहा जा रहा है पी वेव फास्ट मूव करती है और सरफेस में पहुंचने वाली पहली वेव्स होती हैं। तो बहुत बार हमने देखा क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी कि यस पी वेव साउंड वेव की तरह होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मूव करती हैं और इस वजह से ये सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती हैं, राइट। अच्छा दूसरी बात यही लिख दी गई है ना, गैसियस लिक्विड सॉलिड तीनों में ट्रेवल करती हैं, तो बिल्कुल सही बातें हैं। और तीसरे में कहा जा रहा है सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपीसेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना, हमें पता है कि 145 डिग्री के बाद भी केवल 105 से 145 तक पी वेव नहीं देखने को मिलेगी, बाकी तो हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि पी वेव की प्रॉपर्टी ही ये है कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मूव करे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने देखा भी इसे, राइट। और चौथे में कहा जा रहा है पी वेव है मैक्सिमम एरिया और अंडर इट्स शैडो जोन। नहीं, पी वेव में मैक्सिमम एरिया नहीं होता बल्कि एस वेव में मैक्सिमम एरिया होता है ना। तो आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी। तो इस पर मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए आपको विस्तार से बता दिया और इमेज भी दिखा दी। दोबारा इमेज देख लीजिए, ओके, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखिए पी वेव की हमने बात की, बस इनका शैडो जोन इतना ही बनेगा 105 से 45 तक, राइट। लेकिन अगर आप एस वेव का शैडो जोन देखें तो क्योंकि एस वेव सॉलिड में ही केवल पास कर पाती है, राइट, तो फिर ये तो कोर का जो आउटर कोर है वहाँ से तो इससे पास होने दिया ही नहीं जाएगा क्योंकि वो लिक्विड होता है। तो इस वजह से इनका इतना बड़ा शैडो जोन देखने को मिलता है 105 से लेकर 105 तक। तो लास्ट वाला यहाँ पे स्टेटमेंट गलत था, यहाँ पे नो डायरेक्ट एस वेव देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या है फिर, ऑप्शन डी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है ना। यस। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारे हमने सवाल किए और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और अब आपके जितने भी डाउट हैं अर्थक्वेक के वेव्स को लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका पहले वाला पार्ट भी ज़रूर देख लें और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे इंटीरियर पर और जो लेयर्स होते हैं अर्थ के अंदर वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।